नमस्कार दोस्तों। भूगोल का आज चौथा अध्याय जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, कक्षा 12 के भूगोल विषय के 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज चौथा चैप्टर है। तो इस चैप्टर को आप बढ़िया ढंग से पढ़िए, सुनिए और अपनी नोटबुक के अंदर नोट्स बनाते रहिए। तो प्यारे दोस्तों, 3 चैप्टर हमने कंप्लीट किए थे। आपने अच्छे ढंग से रिवीजन कर लिया होगा। आज चौथा चैप्टर ध्यान से सुनिए। आज देखिए, चौथा चैप्टर आपका विश्व जनसंख्या संरचना। तो विश्व की जो जनसंख्या का चैप्टर तीसरा हमने पढ़ा था, उसमें विश्व जनसंख्या के सारे आंकड़े अपन ने पढ़ लिए थे। आज उसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। विश्व की जनसंख्या की संरचना को हम 5 घटक के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है ना। जनसंख्या के 5 घटक आपको याद रखने हैं और इस घटक से आपका क्वेश्चन काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। अब 5 घटक कौन कौन से हैं, अपने नोटबुक के अंदर आप बढ़िया ढंग से लिखते रहिए। आयु संरचना पहली, दूसरी आपकी लिंगानुपात, फिर आपका जनसंख्या संगठन, फिर आ जाएगा साक्षरता और फिर आपके लास्ट में आएगा व्यावसायिक संरचना। तो ये 5 घटक हैं। इन पांचों घटकों के बारे में अपन बारी बारी से अध्ययन करेंगे और आज ही के दिन हम इस चौथे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम विचार विमर्श करेंगे। तो आयु संरचना के बारे में पढ़ेंगे। आयु संरचना क्या होती है? देखिए, आयु संरचना का मतलब होता है कि हमारे देश में या हमारे विश्व के अंदर जितने भी लोग निवास करते हैं, तो आयु के अनुसार हम उसे अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे बाल वर्ग है, वयस्क है और वृद्ध आयु वर्ग है। तो इसके अंदर आपकी सारी चीज़ दी हुई है। बाल वर्ग, बाल आयु वर्ग का मतलब होता है जो छोटे बच्चे होते हैं जो दूसरों पर आश्रित हैं। जैसे आप अब पढ़ रहे हैं, आप जैसे 0 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे आते हैं, इसके अंदर ये बाल वर्ग है। और ये बाल वर्ग होते हैं, ये आपके युवा वर्ग के ऊपर डिपेंडेंट है, युवा वर्ग के ऊपर निर्भर है। तो 0 से लेकर 14 वर्ष बाल वर्ग में आता है। दूसरा है, देखो, वयस्क आयु वर्ग, जिसे युवा वर्ग भी कह सकते हैं या कार्यशील वर्ग भी कह सकते हैं। इसमें 15 से लेकर के 64 वर्ष की एज के जो लोग हैं इसमें आते हैं। तो वयस्क आयु वर्ग को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो युवा वर्ग है और एक आपका प्रौढ़ वर्ग है। और इन दोनों को अगर साथ में मिला दें तो आपका कार्यशील वर्ग है, क्योंकि ये वर्ग ही कार्य करता है। और बाल वर्ग है, वो इसी युवा वर्ग के ऊपर निर्भर है। तो ये 15 से लेकर 64 वर्ष के जो लोग हैं, जो व्यवसाय करते रहते हैं, कार्यशील हैं, कुछ ना कुछ कार्य करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, तो ये आपका कार्यशील वर्ग। तीसरा है वृद्ध आयु वर्ग, जो बूढ़े और बुजुर्ग लोग हैं, ये भी आपके इस युवा वर्ग के ऊपर ही निर्भर है। और ये आपके 65 साल से जो ऊपर के जो लोग हैं, जो किसी तरह का कोई व्यवसाय नहीं करते हैं, ये भी आपके इस कार्यशील वर्ग या युवा वर्ग के ऊपर निर्भर है। तो ये आयु संरचना के आधार पर हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। अब हम इस जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं कि अभी विश्व के अंदर अगर अपन बात करें तो कौन से क्षेत्रों में बाल वर्ग ज़्यादा है, कौन से क्षेत्र में युवा वर्ग ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ आप देखिए। 2014 के कुछ आंकड़े आए थे जिसमें विश्व के कुछ आंकड़े दिए हैं कि विश्व के अंदर आपके 26% लोग बाल वर्ग में आते हैं। ये जो आपके दिए हुए हैं, 26% लोग विश्व में बाल वर्ग हैं। 67% लोग जो विश्व में हैं वो आपके युवा वर्ग में हैं। और 8% जो लोग हैं वो आपके वृद्ध वर्ग में आते हैं। ये तो विश्व के हैं। अब विकसित प्रदेश की अगर बात करें तो विकसित प्रदेश में 16% जो लोग हैं वो आपके बाल वर्ग में आते हैं। और 67% जो लोग हैं आपके युवा वर्ग में आते हैं और 17% लोग वृद्ध आयु वर्ग में आते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि विकसित प्रदेशों में वृद्ध आयु वर्ग के लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि विकसित प्रदेश से हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, पैसे खूब है इनके पास में, प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है, सभी प्रकार की सुविधाएं, इसीलिए लोग मरते कम हैं, इसीलिए बूढ़े बुजुर्ग लोग ज़्यादा है। विकासशील प्रदेश जैसे भारत, ठीक है ना, तो विकासशील प्रदेश में बाल लोग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि विकासशील प्रदेश में जनसंख्या भी ज़्यादा है। और आपकी
युवा वर्ग 65% है और वृद्ध आयु वर्ग बहुत कम है 6%, क्योंकि इनको सारी सुविधाएं मिलती नहीं है। तो 50, 60 या 65 वर्ष के बाद में इनकी स्थिति बहुत डाउन हो जाती है और वृद्ध वर्ग की संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है। भारत में अगर बात करें तो 29% लोग आपके बाल वर्ग में आते हैं, युवा वर्ग में 62% है और वृद्ध आयु वर्ग में 8% लोग आते हैं। तो ये आपकी विश्व जनसंख्या की जो संरचना है उसका जो पहला घटक है वो आपने क्लियर कर लिया है कि विश्व की जनसंख्या को आयु वर्ग के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, बाल वर्ग, युवा वर्ग और वृद्ध वर्ग। और वृद्ध वर्ग और बाल वर्ग ये दोनों ही आपके युवा या कार्यशील वर्ग के ऊपर निर्भर है। चलते हैं आगे नेक्स्ट घटक की ओर। अगला घटक है आपका व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना का मतलब होता है भारत में या विश्व के अंदर जितने लोग निवास करते हैं ये कौन कौन सा व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय के आधार पर इसको अलग अलग भागों में बांटा गया। तो कार्यशील जो जनसंख्या जो आपने पिछले इधर आपने पढ़ा था, युवा वर्ग या कार्यशील वर्ग जो कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं, व्यवसाय करते रहते हैं, इन व्यवसाय को अपन व्यावसायिक संरचना में बांटते हैं और ये लोग अलग अलग प्रकार के व्यवसाय करते हैं। विश्व में देखें तो इस कार्यशील जनसंख्या को व्यवसाय की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया, ठीक है ना। और ये आपके 15 से लेकर के 64 वर्ष के जो लोग हैं जो किसी ना किसी कार्य को करते रहते हैं और अपने बाल वर्ग या वृद्ध वर्ग की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो कोई ना कोई व्यवसाय जरूर करते हैं। तो उस व्यवसाय को हम 5 भागों में बांट देते हैं। तो इस व्यवसायी वर्ग में आपका युवा और प्रौढ़ दोनों ही शामिल है। तो पहला देखो प्राथमिक व्यवसाय। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं वहाँ प्राथमिक व्यवसाय होता है। प्राथमिक व्यवसाय में कृषि है, पशुपालन है, आखेट है, मत्स्य पालन है, ये सारे कार्य होते हैं। दूसरा है द्वितीयक व्यवसाय। विकासशील और विकसित प्रदेश के लोग इसमें लगे रहते हैं द्वितीयक व्यवसाय में, जिसमें आपका उद्योग वगैरह आता है। फिर आता तृतीयक व्यवसाय, इसे सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। चतुर्थ व्यवसाय अति विकसित प्रदेश। चतुर्थ और पंचम व्यवसाय जिसमें अनुसंधान है, रिसर्च करना है, कोई सूचना केंद्र संबंधित कोई जानकारी है, तो वो सब आपके चतुर्थ और पंचम व्यवसाय से प्राप्त होती है। ये अति विकसित प्रदेश हैं जैसे अमेरिका है और यूरोप का जो पश्चिमी भाग है इस बेल्ट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो व्यावसायिक संरचना के आधार पर विश्व को 5 भागों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम। वर्तमान में अगर देखें तो प्राथमिक और तृतीयक व्यवसाय में लोग ज़्यादा लगे रहते हैं, क्योंकि प्राथमिक व्यवसाय लोगों का मुख्य व्यवसाय था। कृषि, पशुपालन ये प्राथमिक व्यवसाय में आता है। व्यापार वाणिज्य द्वितीयक व्यवसाय में आ जाता है। तृतीयक व्यवसाय में सेवा क्षेत्र हैं, जैसे सरकारी सेवा के अधिकारी हैं, कोई राजनीतिक अधिकारी हैं जो सेवा करते हैं, जैसे डॉक्टर है, चिकित्सक हैं, वकील हैं, सारे इसी में आते हैं। चतुर्थ और पंचम व्यवसाय के अंदर अनुसंधानकर्ता, सूचना प्राप्त करने जो सूचना देने वाले हैं, ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें आपके चतुर्थ और पंचम व्यवसाय के अंदर आते हैं। अगले घटक की ओर बढ़ते हैं हम। अगला घटक आपका है लिंग अनुपात। आप सारे लोग जानते हैं, छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं, लिंग अनुपात होता क्या है। स्त्री और पुरुष की संख्या के अनुपात को हम लिंग अनुपात कहते हैं। और हम भारत की तुलना करें तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या है उसी को हम लिंग अनुपात के नाम से जानते हैं। तो लिंग अनुपात निकालने का जो फॉर्मूला है, देखो लिंग अनुपात का मतलब परिभाषा आपको पता है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। लिंग अनुपात का जो फॉर्मूला है महिलाओं की संख्या बटा पुरुषों की संख्या इंटू 1000। महिलाओं की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या का भाग लगाओ और इंटू 1000 कर दो, आपका लिंग अनुपात आ जाएगा। जैसे अभी भारत की बात करें तो भारत का जो लिंग अनुपात है वो आपका 943 व्यक्ति, ठीक है ना, सॉरी 943 है। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है वो आपकी 943 है, मतलब बहुत कम है, काफ़ी कम है। 1000 पुरुष और महिलाओं की संख्या 943 है। तो ये लिंग अनुपात है। अब जन लिंग अनुपात की अगर बात करें तो परिभाषा तो याद हो जाएगी, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। लिंग अनुपात के 2015 के आंकड़े आपके सामने दिए हुए हैं। संपूर्ण विश्व का जो लिंग अनुपात है वो 983 व्यक्ति है, सॉरी 983
महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर, ठीक है ना। एशिया की अगर बात करें तो आपके एशिया के अंदर 964, अफ्रीका में 999, यूरोप में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है, 1055। लेटिन अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में 1033, उत्तरी अमेरिका में 1029। मतलब विकसित प्रदेश जितने भी हैं वहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है, और विकासशील प्रदेशों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम देखने को मिलती है। विश्व का लिंग अनुपात का वितरण देखें तो अत्यधिक महिला अधिकता वाले देश कौन से हैं, फिर देखो इसको 4 भागों में बांटा गया, अत्यधिक महिला अधिकता वाले, महिला अधिकता वाले, पुरुष अधिकता वाले और अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले प्रदेश। तो इसको अपन जस्ट बढ़िया ढंग से इसको सही ढंग से समझेंगे। तो पहले आप ये विश्व का आंकड़ा देख लीजिए। जो विकसित प्रदेश हैं, विकसित महाद्वीप है, वहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, और विकासशील प्रदेशों में पुरुषों की संख्या अधिक देखने को मिलती है। तो ये आपके देखो विश्व का लिंग अनुपात का वितरण 4 है। देखो अत्यधिक महिला अधिकता वाले प्रदेश, महिलाओं क्या विकसित प्रदेशों में, विकसित प्रदेश कौन से, अभी आपने पढ़ा पश्चिमी यूरोप वाला क्षेत्र है, अमेरिका वाला बेल्ट है जैसे यूएसए और कनाडा है, दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र है जहाँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा, और फिर यूक्रेन है, बेलारूस या पोलैंड, मंगोलिया बगल बेल्ट है जहाँ 1050 से लेकर 1000 के बीच में महिलाओं की संख्या है। और पुरुष अधिकता वाले देश की बात करें तो 1000 से लेकर 950, इसमें आपके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मैक्सिको, चीन, ईरान, क्यूबा, और अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले प्रदेश में भारत आ जाते हैं जहाँ पर महिलाओं की संख्या बहुत कम और पुरुषों की संख्या अधिक देखने को मिलती है। तो ये आपके विश्व का लिंग अनुपात की जो 4 वितरण है, आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए और 1-2 बार पढ़ लीजिए, अच्छे ढंग से याद हो जाएगा। अगला आपका जो घटक आता है वो आपका है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन का मतलब जनसंख्या का समूह। और हमें पता है कि विश्व में काफ़ी लोग शहरों में निवास करते हैं और कुछ क्षेत्रों में गाँव में भी निवास करते हैं, और अधिकतर लोग गाँव में निवास करते हैं। जनसंख्या संगठन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या का जो अनुपात है उसी को हम जनसंख्या संगठन कहते हैं। तो इसके 2 पार्ट हो गए, एक तो नगरीय और एक ग्रामीण। नगरीय जनसंख्या संगठन में वो लोग आते हैं जो नगरीय व्यवसाय में लगे रहते हैं, ठीक है ना, जो गैर कृषि कार्य करते हैं। कृषि का कार्य करते हैं वो तो गांव में निवास करते हैं। कृषि के अलावा जो दूसरा कार्य, व्यापार, उद्योग वगैरह, वो आपके नगरों में लोग कार्य करते हैं। तो विश्व में अगर देखें तो नगरीय जनसंख्या 53% है। पूरे विश्व में 53% लोग नगरों में निवास करते हैं, यानी 50% से ज़्यादा है। एशिया अफ्रीका में बात करें तो नगरीय जनसंख्या बहुत कम है, 38%। लेकिन जो विकासशील प्रदेश हैं जैसे अमेरिका है, पश्चिमी यूरोप है, विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या बहुत ज़्यादा निवास करती है। 75 से लेकर 78% लोग नगरों में निवास करते हैं। कहाँ पर? विकासशील देशों में, यानी अमेरिका है, यूरोप का पश्चिमी भाग है ये। और 2025 तक अगर बात करें तो विश्व में नगरीय जो जनसंख्या वो लगभग 61% हो जाएगी। तो ये अनुमान लगे जा रहे हैं कि भाई 2025 तक 61% लोग नगरों में चले जाएंगे। तो आपको भी पता है कि आपके ग्रामीण क्षेत्र से काफ़ी लोग नगरों में जाकर व्यवसाय करते हैं और धीरे धीरे वहीं पर स्थायी रूप से रहने लग जाते हैं। तो फिर ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या कम हो जाती है और नगरों में जनसंख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पर नगरीय जनसंख्या वितरण को 3 घटक में बांटा गया: उच्च नगरीय जनसंख्या, मध्यम नगरीय जनसंख्या, और तीसरा जाएगा न्यून जनसंख्या। तो देखो सबसे पहले उच्च नगरीय जनसंख्या। उच्च नगरीय जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा जापान है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। यहाँ पर 60% से ज़्यादा लोग नगरों में ही रहते हैं। मध्यम नगरीय जनसंख्या की बात करें तो चीन है, इंडोनेशिया है, दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर 40 से लेकर 60% लोग नगरों के अंदर निवास करते हैं। और सबसे कम नगरीय जनसंख्या की बात करें जहाँ 40% से भी कम है तो उसमें भारत और पाकिस्तान आ जाते हैं, जहाँ पर नगरीय जनसंख्या बहुत कम देखने को मिलती है। तो हमारे भारत में आज भी अगर अपन देखें 2011 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो लगभग 32% लोग ही नगरों में निवास करते हैं, 68% लोग आज भी गाँवों के अंदर निवास करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए, फिर आप आगे देखिए। अगला घटक है वो आपके साक्षरता। अब साक्षरता क्या होती है देखिए,
7 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के वे लोग जो दैनिक जीवन में पढ़ या लिखकर एक दूसरे को समझ सकें, उसी को अपन साक्षर कहते हैं। मतलब कहने का मतलब यही है कि 7 वर्ष का अगर कोई बालक है या बालिका है, किसी भी बुक को पढ़ करके, किसी भी पेपर को पढ़कर, अखबार को पढ़कर या कोई भी किताब पढ़ करके समझ लें और दूसरे को भी समझा दे, तो उसी को ही हम साक्षर कहते हैं। चाहे वो स्कूल गया या नहीं गया, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर किताब पढ़नी आती है और हर चीज़ को समझ लेता है और दूसरे को भी समझा देता है, तो वो व्यक्ति साक्षर माना जाएगा। 100% साक्षरता की बात करें तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क ऐसे देश हैं जहां 100% लोग साक्षर हैं। फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे। 100% लोग साक्षर, आपको एक भी अनपढ़ देखने को नहीं मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना आता है, तो 100% साक्षरता वाले प्रदेश। साक्षरता के अंदर हम जनसंख्या के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन करते हैं कि व्यक्ति में कौन कौन से गुण है। बिना गुण के व्यक्ति साक्षर नहीं हो सकता। अगर मानव विकास सूचकांक के निर्धारण में भी साक्षरता का सबसे विशेष योगदान है। आगे अपन टॉपिक पढ़ेंगे मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, जिसमें भी पढ़ेंगे कि व्यक्ति का अगर विकास है तो विकास के 3 घटक हैं। एक तो है शिक्षा, और एक स्वास्थ्य, और एक है प्रति व्यक्ति आय। कि व्यक्ति के पास में शिक्षा का ज्ञान जरूरी है, प्रति व्यक्ति आय भी जरूरी है, कुछ पैसा भी होना चाहिए, और व्यक्ति का जो शरीर है वो बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, तो उस व्यक्ति का विकास सबसे अच्छा होता है। तो साक्षरता को मानव विकास सूचकांक का भी प्रमुख घटक माना जाता है, क्योंकि मानव विकास में भी साक्षरता का होना जरूरी। तो प्यारे दोस्तों, विश्व जनसंख्या संरचना के हमने 5 घटक पढ़े थे। सबसे पहले आयु संरचना, जिसके 3 भाग पढ़े। उसके बाद लिंग अनुपात पढ़ा, लिंग अनुपात के सूत्र पढ़े, परिभाषा पढ़ी, और विश्व के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग लिंग अनुपात के आंकड़े पढ़े। जनसंख्या संगठन पढ़ा, जिसमें ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या संगठन अलग अलग पढ़ा, जिसमें ये कहा गया था कि वर्तमान में ग्रामीण जनसंख्या धीरे धीरे कम हो रही है और नगरीय जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। फिर साक्षरता पढ़ लिया, और व्यावसायिक संरचना को हमने 5 भागों में बांटा था, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अच्छे ढंग से आप 1 या 2 बार बढ़िया ढंग से पढ़िए, साथ में नोट्स बनाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे इसको शेयर करें, ताकि आपके सभी दोस्त मित्र इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।